अच्छा जी, आज हमने करना है जी प्रोसेस कॉस्टिंग है। बोलो 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 बोलो। प्रोसेस कॉस्टिंग डन हो गया। 20 नंबर का सवाल आना। इस तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों? 50 नंबर का है क्या? क्या क्या? वो 3 कर ले, इको कर ला, कोई मसला नहीं। अच्छा अच्छा, तय नहीं करना, मतलब 3 कहने तो बाद कार जाके स्कूल ना करांगे उसे उत्थे तो नहीं होना, पेपर च तो नहीं होना। एवं टेंशन लेनी, 20 नंबर का सवाल 1 घंटा लग जाना। अच्छा जी, अब जो प्रोसेस कॉस्टिंग में जो ऑल पॉसिबल सिनेरियो जो हैं आई कैप में जो आए हुए हैं, वो है जी 1 2 3 4 सिनेरियो हैं। कितने सिनेरियो हैं? 4। पहला है जी प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेज ओनली। उसमें सिर्फ सिर्फ क्या आएंगे? लॉसेज। नॉर्मल लॉस होगा या अब नॉर्मल लॉस होगा। दूसरा है जी प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेज एंड क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस। मतलब पहले वाले में क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस कोई नहीं, ना ही ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस। तो सबसे आसान सवाल वही है ना, जिसमें क्लोजिंग हो ना ओपनिंग हो। जितने शुरू किए थे उतने मुकम्मल कर लिया, अल्लाह खैर से। ठीक हो गया। मतलब 1000 यूनिट शुरू किए थे, 800 बना के आगे भेज दिए। 100 नॉर्मल लॉस, 100 अब नॉर्मल लॉस, स्टोरी खत्म। कोई एक भी यूनिट पीछे नहीं बचा। यार माउस भी लिया, यहाँ तक की बात सुनेगी। दूसरा सिनेरियो क्या आएगा आपको पेपर में? प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस एंड क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस। ये भी आसान है। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है तो कोई मसला नहीं। यहाँ पे हमारा जो इस्तेमाल होगा ना कंसेप्ट, वो होगा इक्वल यूनिट्स वाला। याद रखना, इक्वल यूनिट्स का कंसेप्ट पैदा ही कब होता है? जब क्लोजिंग स्टॉक आता है। जब क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा ना ओपनिंग होगा, तो इक्वल यूनिट्स का कोई चक्कर ही नहीं होगा सवाल में। ये बात याद रखनी है आप। ठीक है ना? इक्वल यूनिट का स्यापा कब आएगा? जब क्लोजिंग स्टॉक होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का मतलब यह है कि वो यूनिट मुकम्मल नहीं हो पाए, और जब वो यूनिट मुकम्मल नहीं हो पाए तो उसमें मटेरियल कुछ परसेंटेज डिफरेंट होगी, लेबर की परसेंटेज और ओवरहेड की परसेंटेज डिफरेंट होगी। यहां तक की बात में लगी? अच्छा जी, फिर उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस एंड ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस। लेकिन जब ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस आएगा ना बच्चों, तो उस वक्त एक और स्यापा आएगा कि ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस जो है वो वेटेड एवरेज पे है या फाइफो में। याद रखना, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस में कभी ये मसला नहीं आएगा कि वो वेटेड पे है या फाइफो पे है। ये वाला मसला कब आएगा? जब ओपनिंग स्टॉक हो। यहाँ तक की बात लगी? तो कितने टोटल सिनेरियो है? नहीं, प्रोसेस कॉस्टिंग के 4 सिनेरियो हैं। आपको क्या लगता है इनमें से सबसे मुश्किल सिनेरियो कौन सा होगा? ना आंदे होंगे सारे हो सकते हैं, सारे को जने वो भी वेख के टाइम गुजार देना, वो भी वेख के टाइम गुजार देना। हाँ जी। अच्छा, ये सबसे आखिरी जो सिनेरियो होगा ना बच्चों, फाइफो वाला, ये सबसे मुश्किल है। वेटेड एवरेज की कैलकुलेशन जो होगी ना तीसरे सिनेरियो की, वो दूसरे से मिलती जुलती है। मतलब इक्वल यूनिट्स के सिनेरियो में होंगे, दूसरे में भी होंगे, तीसरे में भी होंगे और चौथे में भी होंगे। लेकिन तीसरे वाले सिनेरियो के इक्वल यूनिट्स की कैलकुलेशन बिल्कुल दूसरे से मिलती जुलती है। चौथे सिनेरियो की कैलकुलेशन जो इक्वल यूनिट्स की है ना, वो सबसे डिफरेंट है। उसमें क्या करना होगा? उसमें आपको ये भी याद रखना होगा कि कितने यूनिट स्टार्ट हुए और कितने फिनिश हुए। यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। ये वाला स्यापा सिर्फ किसमें होगा? फाइफो में होगा। वेटेड एवरेज में ये मसला नहीं होगा। यहां तक कि समराइज किस्म की इसकी डेफिनेशन समझ आ गई प्रोसेस कॉस्टिंग। अच्छा जी, सबसे पहले हम बच्चों करते हैं जी पास पेपर में सवाल देखते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेज ओनली। उसमें बच्चों 2 सवाल आए थे। एक स्प्रिंग 2007 में आया था, स्टार केमिकल्स, और एक आटम 2003 में आया था, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें नाम नहीं लिखा था इसलिए यहाँ पे नाम नजर नहीं आ रहा होगा। तो स्टार केमिकल्स स्प्रिंग 2007 का क्वेश्चन। ठीक है जी। अब हम जरा उस क्वेश्चन को निकाल के देखते हैं कि उसमें क्या था।
कब आया था स्प्रिंग? 2007 में। स्प्रिंग 7 क्वेश्चन 3। तो रिसर्च कर ही लिया इसमें। लो जी कब आया था जी सवाल? देख लेते हैं जी, देख लेते हैं जी, देख लेते हैं जी। कब आए थे स्प्रिंग? 2007 में। स्टार केमिकल्स। नन्ना मुन्ना सा सवाल है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। बजाय इसके आप छोटे 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 प्रैक्टिस क्वेश्चन करें जो किताबों में शुरू शुरू में दिए होते हैं। आप सीधा ही पासवर्ड का सवाल करें, आपको आइडिया हो जाएगी ऑन स्पॉट फ्रंट जो है ना महाज पे क्या चल रहा है। पीछे खलो के तो हवाई फायर करने का कोई फायदा नहीं। आई के आपके एग्जामिनर का सामना करें। अच्छा जी, अब बच्चों सवाल देखते हैं। स्टार केमिकल्स लिमिटेड यूजेस 3 प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट एसटी। क्या बनाते हैं जी? एसटी प्रोडक्ट बनाते हैं। आफ्टर द थर्ड प्रोसेस द प्रोडक्ट इज ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स वेयर हाउस। अच्छा, अब बच्चों इसके लिए थोड़ी सी ना मैं डायग्राम दिमाग में ले आते हैं ताकि हमें समझ आए। बच्चों ये रॉ मटेरियल स्टोर होगा, सोचो इससे मटेरियल कहाँ जाता होगा? प्रोसेस 1 में। फिर यहां से निकल के प्रोसेस 1 का मटेरियल कहाँ जाता होगा? प्रोसेस 2 में। और वो कहाँ जाता होगा? प्रोसेस 3 में। और इसके आगे जो होगा वो फिनिश गुड स्टोर होगा। अब मुझे बताएं, यहां पे जो 1 यूनिट मटेरियल होगा और यहाँ पे जो 1 यूनिट मटेरियल का होगा और यहाँ पे जो 1 यूनिट होगा और यहाँ पे जो 1 यूनिट होगा और यहाँ पे जो 1 यूनिट होगा, इनमें से सबसे महंगा यूनिट कौन सा होगा? क्यों? इस यूनिट के अंदर रॉ मटेरियल का खर्चा भी शामिल होगा। प्रोसेस 1 पे लगने वाले 3 खर्चे हैं, मटेरियल, लेबर, एफर्ट, वो खर्चा भी शामिल होगा। प्रोसेस 2 के अंदर भी कोई मटेरियल लगा होगा, कोई लेबर लगा होगा, कोई एफर्ट लगा, वो भी शामिल है। प्रोसेस 3 के अंदर मटेरियल, लेबर, एफर्ट अगर लगा होगा तो वो भी शामिल है। सारे खर्चे आखिरी यूनिट के अंदर शामिल है। ठीक है। अगर कल को इस फैक्ट्री में आग लग गई और ये सारे यूनिट जल गए तो जो कंपनी का मालिक होगा सबसे ज्यादा इस यूनिट के जलने पे नुकसान जो है ना उसको तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि वो जो 1 यूनिट होगा वो इन तमाम डिपार्टमेंट के 1 यूनिट के बराबर होगा। मतलब इन तमाम डिपार्टमेंट के 4 यूनिट और उसका अकेला 1 यूनिट। यहां तक की बात समझ आ रही? ठीक है, वो सबसे महंगा यूनिट। इस यूनिट के बारे में क्या ख्याल है? इसमें कौन कौन से खर्चे शामिल हैं? इसमें रॉ मटेरियल पहले डिपार्टमेंट में जो पड़ा हुआ है, प्लस प्रोसेस 1 का खर्चा मटेरियल, लेबर, एफर्ट्स का, प्लस प्रोसेस 2 का खर्चा मटेरियल, लेबर, एफर्ट्स का। तो इसमें पिछले 2 डिपार्टमेंट के खर्चे उसमें शामिल है और अपने डिपार्टमेंट का भी शामिल है। ठीक है, ये प्रोसेस कॉस्टिंग में आपको पता होना चाहिए कि खर्चे एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। प्रोसेस 2 का हरगिज मतलब ये नहीं कि उसमें सिर्फ प्रोसेस 2 के खर्चे हैं, उसमें पिछले प्रोसेस वाले खर्चे भी एक्यूमुलेट हुए पड़े हैं। यहाँ तक ये बात समझ आ गई? अच्छा, ये डायग्राम बच्चों आपने अच्छी तरह से याद रखनी है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है ताकि जब मैं डिस्कस करूं कि पिछले डिपार्टमेंट में खर्चा आया तो आपको पता हो कि खर्चे का करना क्या है। बनाना क्या है जी? सबसे पहले पढ़ लेते हैं लेजर अकाउंट फॉर ईच प्रोसेस, अब नॉर्मल गेन या लॉस अकाउंट। द फॉलोइंग डाटा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2007 इज अवेलेबल। ये बच्चों प्रोसेस 1 में आने वाला खर्चा है। प्रोसेस 1 में देख लो रॉ मटेरियल कितना आया। ये रॉ मटेरियल स्टोर से आया होगा, ऐसे ही ना? और ओपनिंग स्टॉक नजर आ रहा है आपको? कोई ओपनिंग स्टॉक नजर नहीं आ रहा। पहला महीना है
जरूरी नहीं है इस बिजनेस का साल जनवरी से शुरू होता हो, लेकिन बहरहाल ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो हम यही समझेंगे कि ये पहला महीना, ठीक है ना। तो रॉ मटेरियल है 1500, अदर डायरेक्ट मटेरियल 2500। तो रॉ मटेरियल और डायरेक्ट मटेरियल में क्या फर्क है? हाँ जी, देखिए ना, कपड़ा जो है जो हमने पहना हुआ, ये कपड़ा जो है रॉ मटेरियल है, लेकिन इसके ऊपर बटन लगे हुए हैं, वो भी इस चीज का हिस्सा है, इस पूरे प्रोडक्ट का हिस्सा है। ठीक हो गया। समटाइम ऐसा भी होता है बच्चों, बटन जो होते हैं ना वो पूरे कपड़े से महंगे होते हैं। नहीं बात समझ रहे? हमने बटन नहीं पहनने, हमने कपड़े पहनने हैं, लेकिन कपड़ा जो मेन आपका मटेरियल है ना, उसके ऊपर लगने वाले दूसरे मटेरियल हो सकता है उस कपड़े से ज्यादा महंगे हो। नहीं बात समझ? ठीक है जी। कपड़ा सस्ता होता है बच्चों, जो उसके ऊपर डिजाइनिंग होती है ना, वो डिजाइनिंग हो सकता है कपड़े से कई गुना ज्यादा महंगी हो। ठीक है जी। तो बच्चों ये अदर डायरेक्ट मटेरियल रॉ मटेरियल से भी महंगा है। डायरेक्ट मटेरियल मींस जो प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा हो, नजर आता हो, लोग उसको ट्रेस कर सकते हो कि यार अच्छा ये भी लगा, ये भी लगा, ये भी लगा। ठीक है। आप जैकेट पहनते हैं, जैकेट में लेदर है, लेदर इंपॉर्टेंट है, रॉ मटेरियल, समझ आती है बात। लेकिन हो सकता है उस जैकेट के ऊपर ऐसे बटन लगे हो या ऐसी जिप लगी हो जो बड़ी महंगी हो। तो वो जिप किसी ने परचेज नहीं की, परचेज किसी ने क्या किया है? जैकेट। तो जिप सस्ती सी भी लगी होती तो जैकेट ले लेता। लेकिन पॉइंट यह है कि वो जैकेट अगर प्राइस उसकी बढ़ गई है तो वो दूसरी चीजों की वजह से बढ़ गई होगी ना। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अदर डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 2500 है। डायरेक्ट वेजिस 5000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1600। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एग्जांपल बच्चों आपने पीआरसी में पढ़ी हुई है, रॉयल्टी। रॉयल्टी याद है? मतलब अगर आपने मैकडोनल्ड की कोई फ्रेंचाइज परचेज कर ली है, तो आपने जो जो बर्गर बेचने हैं, उस बर्गर के अंदर हर बर्गर की कॉस्ट का एक हिस्सा आपने अल्टीमेटली मैकडोनल्ड के मालिक को सेंड करना है। दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी, और ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये प्राइम कॉस्ट का हिस्सा होता है। यहाँ तक की बात समझ आ गई ना? बरल। तो बच्चों ये चार खर्चे आ गए जी, रॉ मटेरियल आ गया जी, डायरेक्ट मटेरियल आ गया जी, डायरेक्ट वेजेस आ गया और डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। Following additional information is also available. Production overhead are absorbed at 80% of direct wages. याद है बच्चों, ये रेट जो निकाला होता है साल के शुरू में निकाला होता है, बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। याद आ रहा है? कुछ कुछ एफओएच का टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। एक्चुअल में ओवरहेड का खर्चा हमें साल के एंड में पता लगेगा, लेकिन बरल शुरू शुरू में जो चीजें बना रहे हैं, जनवरी का महीना चल रहा है, अभी अभी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून दिसंबर तक महीने आने हैं, अभी जनवरी का महीना है, पहला महीना है, अभी उसके ऊपर जो खर्चे होने हैं एफओएच के, वो एक्चुअल में तो पता नहीं होंगे, क्योंकि जनवरी का बिल जनवरी में नहीं आना, फरवरी में आना। ऐसे है ना? तो जनवरी में हमें एफओएच कोई ना कोई तो चार्ज करने पड़ेंगे, तो हम यकम जनवरी में अंदाजन एफओएच सोचे होंगे, अंदाजन आपने क्या सोचा होगा? डायरेक्ट वेजेस सोचे होंगे, ये परसेंटेज ली गई है। कितनी एफओएच की बेसिस होती है? 6। 3 होती है पर बेसिस, जिसमें पर आता है, और परिंदे वाला नहीं। ठीक है ना? पर मींस पर यूनिट, पर डायरेक्ट लेबर आर, पर मशीन आर। और 3 परसेंटेज वाली बेसिस होती है, कौन कौन सी? परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, और परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। ठीक है, ये 6 बेसिस होती है। इस सवाल में उसने क्या दिया हुआ है? लेबर आवर की रेट नहीं दिया हुआ उसमें। क्या लेबर के घंटों का रेट है? नहीं, ये परसेंटेज है, परसेंटेज हमेशा कॉस्ट की होती है। ठीक है जी। तो प्रोडक्शन ओवरहेड आर अब्सॉर्ब्ड एट द रेट ऑफ 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अच्छा, 20,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल ए हैविंग ए कॉस्ट ऑफ 15 लाख वर इनिशियली पुट इन प्रोसेस 1। कितने यूनिट रॉ मटेरियल ए के खर्चा कितना था? 15 लाख। ये किसकी बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं। ऊपर रुपीज इन थाउजेंड है, तो बेसिकली 1500 नहीं 15 लाख ही बनता। वर इनिशियली पुट इन प्रोसेस 1। In each process, an amount of 5 लाख has been wrongly classified as direct wages. अच्छा, वो कहता है हर प्रोसेस में 5 लाख रुपया, सॉरी, हाँ, वो ऊपर 50 लाख है कि 5,000 है? 5 मिलियन है ना, वो रुपीज इन थाउजेंड है। तो कहता है उसके अंदर 5 लाख रुपया क्या गया है? गलती से क्लासीफाई हो गया, तो वहां से निकालो। वहां से क्यों निकालो? अगर वो खर्चा वहां पे गलत क्लासीफाई हो गया है, तो उसका जब 80% लेंगे तो एफओएच भी गलत आएगा, क्योंकि 80% किसका लेना है? डायरेक्ट लेबर का। तो डायरेक्ट लेबर ही आपका गलत है, तो इसका मतलब है एफओएच भी आपका क्या आएगा? गलत आएगा।
हाँ जी, हाँ, नहीं 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 नहीं, ये एक्चुअल एफर्ट्स है। हमने कौन से यहाँ पे लेके आने हैं? अप्लाइड। वो अप्लाइड और एक्चुअल की वजह से एंड पे जाके लड़ेंगे ओवर अप्लाइड हुए हैं कि अंडर अप्लाइड हुए हैं। नहीं बात समझ आ रही? एक्चुअल एफर्ट्स की हम क्या एंट्री पास करते हैं भला? एफर्ट्स डेबिट कैश क्रेडिट, उसका प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। हमने प्रोसेस अकाउंट में कौन से एफर्ट्स लेने होते हैं? अप्लाइड। अप्लाइड की एंट्री में मैंने क्या समझाई थी आपको? वर्क इन प्रोसेस डेबिट और एफर्ट्स क्रेडिट। एंड पे जब ये सारी चीजें बन के प्रोसेस 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से फिनिश गुड्स में चला जाएगा, और हो सकता है फिनिश गुड्स से वो सेल भी हो रहे, तब जाके हमें पता लगेगा कि अप्लाई कितने हुए, एक्चुअल कितने थे। डिफरेंस जो है वो हम सीधा कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जाते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल में क्यों लेके आते हैं? क्योंकि जब तक हमें पता चलेगा ना, तब तक वो चीजें सेल हो चुकी होंगी। नहीं बात समझ? ये कौन सा महीना चल रहा है? जनवरी का। वो ओवर अप्लाइड अंडर अप्लाइड कब पकड़े जाएंगे? वो 12 महीने बाद दिसंबर में जाके पकड़े जाएंगे। तो तब तक ये जनवरी वाले यूनिट क्या हो चुके होंगे? पड़े होंगे हमारे पास, सेल हो चुके होंगे। तो फिर वो ओवर अप्लाइड अंडर अप्लाइड का क्या करेंगे? वो 12 महीनों के बाद जाके कॉस्ट ऑफ सेल में ले देंगे। पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये 500 रुपए के जो इनडायरेक्ट वेजेस हैं, ये एफओएच में जाएंगे, लेकिन एक्चुअल वाले में जाएंगे। यहां तक की बात लगी? इसका प्रोसेस अकाउंट से, इस प्रोसेस अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। हमेशा ये दिमाग में रखना है कि प्रोसेस अकाउंट में सिर्फ कौन से एफओएच आते हैं? अप्लाइड या अब्जॉर्ब। एक्चुअल नहीं आते। एक्चुअल की एंट्री हमेशा याद भी रखनी है। एक्चुअल की एंट्री क्या है? एफओएच डेबिट कैश क्रेडिट। अप्लाइड की एंट्री क्या है? वर्क इन प्रोसेस डेबिट और एफओएच क्रेडिट। और हम यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं। हजम होगी बात? अच्छा, वो कहता है जी वो डायरेक्ट लेबर वेजेस हमने लिख दिया था इंस्टेड ऑफ इनडायरेक्ट वेजेस। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? मैंने आपको पढ़ाई हुई एग्जांपल, मैंने आपको याद कराया, मैंने आपको एग्जांपल पढ़ाई हुई है कि सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट वेजेस हकीकत में कंपनी के लिए क्या होते हैं? इनडायरेक्ट वेजेस होते हैं। याद आ रहा कुछ कुछ? हो सकता है किसी सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट वेजेस को पकड़ के इन्होंने डायरेक्ट वेजेस में डाल दिया। और कैंटीन में जो लोग काम कर रहे हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है कैंटीन के अंदर। तो जो बंदा कैंटीन में चीजें पका रहा है, आटा गूंद रहा है, क्या कहते हैं, सब्जी काट रहा है, ये सारे के सारे डायरेक्ट इन्वॉल्व है कैंटीन का काम करने में। वहां पे भी एक बंदा खड़ा होगा जो लोगों के ऑर्डर ले रहा होगा। अब वो कैंटीन के लिहाज से इंटरेक्ट लेबर होगी, क्योंकि वो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा। वो लोगों के ऑर्डर लेता है, जाके आगे बता रहता है, वो चीजें बनती है, उसको जाके पकड़ा रहता है। उस बंदे को भी सैलरी देनी है। वो कैंटीन के लिहाज से वो बंदा कौन है? इनडायरेक्ट। लेकिन कैंटीन में जो लोग खाना पका रहे हैं वो कौन है? वो कैंटीन के लिहाज से क्या है? डायरेक्ट है। लेकिन वो कंपनी के लिहाज से क्या है? वो इंटरेक्ट। यहाँ तक की बात सुनिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो सर्विस डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एलोकेट हो जाना है एंड पे जाके। और समझ आ गई बात? और जो एलोकेशन होगी वो एफओएच के टॉपिक में होगी। किसमें होगी? तो एफओएच कौन सी कॉस्ट होती है? इंटरेक्ट। नहीं पल्ले क्या गया? अच्छा जी, ये 5 लाख का क्या करना है? बात समझ आ गई? ये निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि अगर आपने ना निकाला तो क्या हो रहेगा? एफओएच आपके गलत निकल आएंगे। द एक्चुअल आउटपुट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द मंथ वाज एज अंडर। 18,500 इन्हें बने प्रोसेस 1 में से। अब 18,500 प्रोसेस 1 में से बने तो कहाँ गए? प्रोसेस 2 के डेबिट साइड पे। फिर प्रोसेस 2 में 16,000 क्यों बने? अच्छा, ऐसा हो सकता है कि प्रोसेस 2 में 20,000 बने हों? सोचो, हो सकता है? कैसे? बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन साइलेंट हो रहा, हम ये अज्यूम करते हैं कि एडिशनल मटेरियल ऐड करने से एडिशनल यूनिट नहीं बनते बाय डिफॉल्ट। क्यों? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, पहले डिपार्टमेंट में सिर्फ कपड़ा लगा, 100 बंदों के आपने कपड़े सीने हैं तो 100 बंदों के लिए कपड़े काटे। पहले डिपार्टमेंट का सिर्फ ये काम था, उसने कपड़े काट दिए। दूसरे डिपार्टमेंट का काम है उसको सीना, तो दूसरे डिपार्टमेंट को कपड़ा पकड़ा, उसको सीना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर बटन लगाए, धागा लगाया, मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन लगाने थे वो लगाए, कॉलर लगाए वगैरह वगैरह। तो जब उसने कॉलर लगाए, बटन लगाए, धागा लगाया, तो क्या वो 100 यूनिट से ज्यादा 105 यूनिट बन जाएंगे? वो जो 100 पीस बनाने थे वो 105 पीस हो सकते हैं क्योंकि धागा लगाया? नहीं। बटन लगाए हैं? नहीं। वो कितने रहेंगे? एडिशनल मटेरियल ऐड करने के बावजूद 100 यूनिट ही रहेंगे। यहाँ तक की बात समझ लगी? तो याद रखना बच्चों कि बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन साइलेंट हो दूसरे डिपार्टमेंट में मटेरियल ऐड करने से हरगिज मतलब ये नहीं होगा कि आउटपुट बढ़ जाएगा। ये पॉइंट समझ लगे? और इस सवाल में बच्चों अगर पहले डिपार्टमेंट में 18,500 यूनिट है तो दूसरे में 20,000 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? वजह बताएं, वजह बताएं, वजह बताएं।
क्यों नहीं हो सकते? सोच के हैं। हाँ, कोई और रॉ मटेरियल ऐड नहीं हो, और इसके अलावा मेन वजह क्यों नहीं हो सकता? 20,000 क्यों नहीं हो सकता? सिंपल सी वजह यार इसकी। अब बोलता नहीं, तू तो सवाल किया था। नहीं, इसमें सिंपल पॉइंट ये है कि ओपनिंग स्टॉक नहीं है। होते हो, ओपनिंग स्टॉक है। फर्ज करो इस दूसरे डिपार्टमेंट में 1500 यूनिट ओपनिंग स्टॉक पड़े होते। कितने पड़े होते? 1500। 18,500 और आए, और 18,500 और 1500 सारे मुकम्मल हो गए, तो फिर मुकम्मल कितने हो गए? 20,000। लेकिन इस सवाल में तो ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, तो जितने आए होंगे सिर्फ उन्हीं में से आगे गए होंगे। यहाँ तक की बात समझ लगी? अगर दूसरे डिपार्टमेंट में ओपनिंग स्टॉक पड़ा हो, पिछले डिपार्टमेंट से 18,500 यूनिट गए हो, तो हो सकता है कि यूनिट 18,500 से ज्यादा बने हो, लेकिन वो बन ही नहीं सकते क्योंकि ओपनिंग स्टॉक पड़ा ही नहीं है दूसरे डिपार्टमेंट। क्या पॉइंट समझ जी? एक्चुअल आउटपुट क्या? हम्म। हाँ, डेफिनेटली हो सकता है। अगर ओपनिंग स्टॉक उसने दिया होता तो एक्चुअल आउटपुट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहता, या ये बता के ओपनिंग स्टॉक को क्वेश्चन मार्क लगा रहता, वो तो वो कैलकुलेट करवा सकता। ठीक है, यहाँ तक की बात में लगी बच्चों? तो मेन आपके पास कितने यूनिट है जी? 16,000 यूनिट प्रोसेस 2 से निकले होंगे, तो ये प्रोसेस 2 से निकल के कहाँ गए होंगे? प्रोसेस 3 का इनपुट में गए होंगे। ठीक हो गया? और उसके ऊपर फिर क्या लगा होगा? देख लो, प्रोसेस 2 में कोई रॉ मटेरियल नहीं लगा। रॉ मटेरियल वो मटेरियल होगा जिसकी वजह से आउटपुट में इजाफा होगा। अदर डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल नहीं होता जिससे आउटपुट में इजाफा होता है। ये बात याद रही। मैंने आपको एग्जांपल दिया, रॉ मटेरियल मींस कपड़ा, अदर डायरेक्ट मटेरियल मींस बटन। बटन आप डबल लगा दें, इससे हरगिज मतलब ये नहीं होगा कि कपड़े डबल हो जाएंगे। यहां तक की बात नहीं लगी? तो पहले डिपार्टमेंट में सिर्फ रॉ मटेरियल है, दूसरे और तीसरे में अदर डायरेक्ट मटेरियल तो है, रॉ मटेरियल तो नहीं जिससे आउटपुट में इजाफा हो सकता। प्रोसेस 2 से जो 16,000 यूनिट निकले होंगे वो प्रोसेस 3 में इनपुट के तौर पर गए होंगे, उस पर खर्चा किया होगा, तो प्रोसेस 3 से वो बाहर निकले होंगे। क्या यहाँ तक की बात समझ आ रही है? और बोलो तो सही। अच्छा बच्चों, इस नन्ही मुन्नी एग्जाम्पल से आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, प्रोसेस 1 का अकाउंट बना दें। एक पहले, अच्छा पहले दो लाइनें और पढ़ लें। नॉर्मल लॉस इन ईच प्रोसेस इज 10%, 10%, 5% रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब एक बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है बच्चों, बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन साइलेंट हो और आपको नॉर्मल लॉस की परसेंटेज दी जाए, तो फिर सवाल ये है कि आपने इनपुट का परसेंटेज लेना है या आउटपुट की परसेंटेज लेनी है? इनपुट की परसेंटेज, ये बात भी याद होनी चाहिए कि उसने कहा जी नॉर्मल लॉस 10% है, लेकिन 10% किसका? जो यूनिट आए उसका 10% है, या जो यूनिट गए उसका 10%? तो कॉमन सेंस यही कहते हैं, जो यूनिट आए होंगे उस पर काम किया होगा वो खराब हुए होंगे, तो जो यूनिट गए होंगे वो तो बच बचा के गए होंगे ना। नहीं समझ आ रही? ठीक है, तो जो यूनिट आए होंगे उसका 10% इनपुट। लेकिन आई कैप के पास पेपर में ऐसा सवाल आया हुआ है जिसमें आई कैप ने कहा हुआ है ऑफ आउटपुट। जब वो कहेगा ऑफ आउटपुट तो आउटपुट का लेंगे, अदरवाइज किसका लेंगे बाय डिफॉल्ट? इनपुट का। तो ये ना समझिएगा कि हमेशा ऐसे ही होगा, आई कैप ने ऐसी हरकतें की हुई हैं जिसमें आउटपुट का भी परसेंटेज लिया गया। समझ आ गई बात? अच्छा जी, scrap value per unit is rupees 100 for process 1, 200 for process 2 and 300 for process 3। ये एक्चुअल जो यूनिट खराब होंगे वो कबाड़िए को बेच देंगे, तो उससे पैसे ले लेंगे बच्चों। देयर वाज नो स्टॉक एट द स्टार्ट और एट द एंड ऑफ द एनी प्रोसेस। ये बताने की उसको जरूरत नहीं थी, बराबर उसने बता दिया, एहसान किया हमारे ऊपर। अच्छा जी, आप अपनी नॉलेज के मुताबिक जरा मुझे प्रोसेस 1, 2 और 3 का अकाउंट बना के दिखाएं और मुझे उसमें निकाल के दिखाएं पर यूनिट कॉस्ट। प्रोसेस 1 की निकाल लें, बाकी 2, 3 के बाद में देखेगा।
रेडी, स्टार केमिकल्स, प्रोसेस वन अकाउंट बच्चों जरा देखिएगा। रॉ मटेरियल कितने यूनिट्स पे शुरू हुआ था? 20,000 यूनिट्स पे, ऐसी है? चेक करो चेक करो चेक करो, शाबाश। सवाल में इसने दिया हुआ है जी, यहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है? ये जी दिया हुआ है 20,000 यूनिट्स। ओके जी, 20,000 यूनिट्स पे काम शुरू हुआ बच्चों। 1500 खर्चा, रुपीज इन थाउजेंड हमने राउंड ऑफ किया हुआ है। 1500 खर्चा रॉ मटेरियल का, 1500 2500 खर्चा डायरेक्ट मटेरियल का। डायरेक्ट लेबर कितना है? 5,000, लेकिन उसमें से 500 माइनस करना था, पीछे क्या रहना था? 4500। अच्छा जी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1600, एफओएच 80% लेना था, लेकिन 80% किसका लेना था बच्चों? 4500 का। वो कितना आना था? 3600। यहाँ तक की बात समझ लगी? ओके, आउटपुट कितना है? 18,500। और नॉर्मल लॉस किसका लेना है? नॉर्मल लॉस बाय डिफॉल्ट किसका लेना है? इनपुट का। इनपुट कितना है? 20,000। तो नॉर्मल लॉस कितना रहेगा? 2,000। यहाँ तक की लॉजिकली बात समझ लगी? अब 18,500 जमा 2,000 टोटल करें कितना बनता है? 20,500। जबकि हमने जो डेबिट साइड पे देखे यूनिट तो 20,000 बनते हैं, क्रेडिट साइड पे यूनिट्स कितने बनते हैं? 20,500। लेकिन डेबिट साइड पे कितने बनते हैं? 20,000। बैलेंस नहीं हो रहा। इसका मतलब है डेबिट साइड पे हमें 500 यूनिट अपनी तरफ से ऐड करने पड़ेंगे। तो जब डेबिट साइड पे अपनी तरफ से 500 यूनिट ऐड करोगे तो अब नॉर्मल लॉस नहीं होगा, वो फिर क्या है बेसिकली? अब नॉर्मल गेन। अच्छा, अब नॉर्मल गेन का मतलब क्या है बच्चों? एक्चुअल, सादा अल्फाज में मतलब ये है कि एक्चुअल लॉस जो हुआ है आपका वो 1500 का हुआ है। तो जो और एक्सपेक्टेड लॉस होना चाहिए था 2,000 यूनिट्स का। ये पॉइंट में लग गया? अगर आपका एक्चुअल लॉस एक्सपेक्टेड लॉस से कम है, अच्छी बात है कि बुरी बात है? भाई 2,000 यूनिट का लॉस होना चाहिए था, एक्चुअल में कितना हुआ? 1,500। तो अच्छी बात है। 500 यूनिट खराब होने से बच गए, तो जो 500 यूनिट खराब होने से बच गए वो फिर 100% मुकम्मल हुए होंगे। तो 100% मुकम्मल होकर नॉर्मल कस्टमर को सेल हुए होंगे या कबाड़िए को सेल हुए होंगे? नॉर्मल कस्टमर को प्रॉफिट पे सेल हुए होंगे। तो यहाँ तक की बात लगी? तो ये बात बच्चों आपने अच्छी तरह से याद रखनी है कि अब नॉर्मल गेन है या अब नॉर्मल लॉस है। बात समझ अगर आपको नहीं आती पेपर में तो आपने क्या करना है? 1 मिनट के लिए सोचना है कि सच्ची मुची लॉस कितना हुआ है और होना कितना चाहिए। उनको आपस में कंपेयर कर लें। एक्चुअल लॉस हुआ है जनाब। अच्छा, एक्चुअल लॉस कैसे पता लगा 1,500 का हुआ? ये भूल लो, ये भूलो क्या लिखा हुआ है, ये भूलो क्या लिखा हुआ। कितने यूनिट स्टार्ट किए थे? 20। कितने मुकम्मल हुए? 18,500। तो कितने जाया हो गए? ये सीधी सीधी बात आपको एक्चुअल लॉस की समझ आ रही? यहाँ तक की बात समझ लगी? अच्छा, अब अगला पॉइंट, ये जो आप 10% आपने लिया है ये बेसिकली क्या है? ये उम्मीद थी कितने जाया हो जाएंगे। ये बात समझ लगी? इतनी उम्मीद थी कि जाया हो जाएंगे, तो ये एक्सपेक्टेड लॉस है। उम्मीद थी कि 2,000 खराब होंगे, लेकिन एक्चुअल में कितने हुए? 1,500। तो सीधी सी बात है 500 यूनिट बच जाएंगे। तो जो बच जाएंगे वो बच्चों आपका नॉर्मल गेन है। तो यहाँ तक की बात समझ लगी? ये अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दुनिया का कोई और अकाउंट क्रेडिट भी होगा। ये 500 यूनिट डेबिट हो रहे हैं ना, यहाँ पे किस साइड पे आ रहे हैं? डेबिट साइड पे। तो कोई और अकाउंट क्या होगा? वो आपकी इनकम होगी। सोचो 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 सोचो, वो आपकी क्या होगी? इनकम। नहीं बात सुन नहीं उम्मीद हमारा, मैंने आपको बताया था कि वो जो 500 वाले जो आपके एफएच में एक्चुअल एफएच में जाने हैं, ये 500 जो है एक्चुअल एफएच में जाने हैं। हम प्रोसेस कॉस्टिंग में अप्लाइड एफएच लेते होते हैं। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह से बात रखनी है। जो एक्चुअल में आपने 500 की लेबर पेमेंट की है ना, इनडायरेक्ट लेबर, वो एक्चुअल एफएच है। अगर हम एफएच अकाउंट बनाएं, अगर हम एफएच अकाउंट बनाएं तो एक्चुअल आते होते हैं डेबिट साइड पे और अप्लाइड आते होते हैं क्रेडिट साइड पे। जो क्रेडिट साइड वाली फिगर होती है ना, वो वर्क इन प्रोसेस में जाती है। जो एक्चुअल वाली फिगर होती है ना, वो कैश की सूरत में यहाँ पे 500 की पेमेंट हो रही है।
क्या ये बात समझ लगी? वो जो इनडायरेक्ट लेबर है उसको हमने पेमेंट की होगी 500, उसकी एंट्री होगी एफओएच डेबिट कैश क्रेडिट इनडायरेक्ट लेबर की। जो 500 ये हमने माइनस किया है वहां से, उसकी एंट्री क्या होगी? एफओएच डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन जो प्रोसेस अकाउंट में जाने हैं वो 80% डायरेक्ट लेबर का जाना है, वो 3600 है। तो यहाँ से 3600 क्रेडिट होगा और यहाँ पे 3600 डेबिट होगा। क्या ये बात समझ आ गई? हाँ जी, आपको क्लियर है ना? वो 500 वाले का क्या सीन है? ठीक है, अच्छा जी। तो अब बच्चों ये अगला मसला ये आ गया जी, टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट आपने निकालनी है। पर यूनिट कॉस्ट पता होगी तो 18,500 की कॉस्ट निकलेगी, ऐसी है। तो टोटल कॉस्ट हम निकालेंगे बच्चों, वो कैसे निकालेंगे? 1500 जमा 2500 जमा 4500 जमा 1600 जमा 3600, सबको जमा कर ले जाओ बच्चों। सबको जमा करें, क्या आंसर आता है? 13,700 आएगा, ऐसी है। 13,700 आया आंसर। अच्छा, अब याद रखना बच्चों, अगर कोई नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू हाई तो उसको आपने अपनी कॉस्ट में से माइनस करना है, ऐसी है ना। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 200, तो वो क्या करेंगे? माइनस करना। कौन समझ आया? बाय डिफॉल्ट नॉर्मल लॉस की कोई वैल्यू होती नहीं है, नॉर्मल लॉस की कोई वैल्यू होती नहीं है। लेकिन अगर कबाड़िया कुछ पैसे दे दे तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो आप उसको अपनी कॉस्ट में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो यहां तक की बात में लगी। अच्छा, डिवाइडेड बाय कितने यूनिट कंप्लीट हुए? 18,500। अब यहाँ पे आपने अब नॉर्मल गेन माइनस करना है। क्या माइनस करना है? अब नॉर्मल गेन। वो क्यों माइनस करना है? पहले आप सोचते हैं अब नॉर्मल लॉस के बारे में। बच्चों, अगर अब नॉर्मल लॉस होता तो अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट अलहदा होनी चाहिए या आपके फिनिश प्रोडक्ट जो आपने यूनिट बना के आगे भेजे उसके अंदर शामिल होनी चाहिए? अलहदा होनी चाहिए। नहीं बात सुनेगी। उनका हिसाब किताब अलहदा होना चाहिए या उनको फिनिश प्रोडक्ट के अंदर घुसेड़ देना चाहिए? उनका हिसाब किताब अलहदा होना चाहिए। तो बच्चों, अगर अब नॉर्मल सवाल में होता तो नीचे 500 जमा कर देते, क्यों? उससे डिनोमिनेटर बढ़ जाता। डिनोमिनेटर बढ़ने से क्या होता? कॉस्ट पर यूनिट कम आ जाती। कॉस्ट पर यूनिट कम आने से क्या होता? जब 18,500 को मल्टीप्लाई करते तो आंसर कम आएगा। नहीं समझ, नहीं समझ, नहीं समझ। दोबारा दोबारा दोबारा। अगर सवाल में कौन से यूनिट होते? अब नॉर्मल लॉस वाला यूनिट होता तो उनका खर्चा 18,500 यूनिट के अंदर जाना चाहिए या वो अलहदा से रिकॉर्ड होने चाहिए? वो अलहदा से रिकॉर्ड होनी चाहिए। वो जाएंगे सीधे प्रॉफिट एंड लॉस में, ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे। वो नुकसान है, वो नुकसान कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा नहीं बनाने देंगे हम। ये वर्किंग प्रोसेस में आने वाला खर्चा अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? ये कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर जाएगा। अब नॉर्मल लॉस का आने वाला खर्चा अब ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर नहीं जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे जाएगा। यहां तक की बात समझ लगी? तो बच्चों, अब नॉर्मल लॉस अगर सवाल में होंगे तो डिनोमिनेटर पे उनको ऐड कर देंगे। उससे क्या होगा? डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। डिनोमिनेटर बढ़ने से क्या होगा? आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम आएगी। कॉस्ट पर यूनिट कम आने से क्या होगा? 18,500 यूनिट को जब उस कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कम आएगा। आंसर कम आने से क्या मुराद है? कि भाई वो यूनिट जो है वो अब नॉर्मल लॉस के खर्चों से पाक है। नहीं बात समझ? ठीक हो गया। लेकिन इस सवाल में अब नॉर्मल लॉस नहीं आया, क्या आया? गेन आया। तो अब नॉर्मल लॉस का जो ट्रीटमेंट होता है वो गेन का अपोजिट होगा फिर। मतलब अब नॉर्मल लॉस क्या करते हम, अगर आ जाता तो क्या करते? नीचे ऐड करते। अब नॉर्मल गेन आ गया है तो फिर नीचे क्या करेंगे बच्चों? माइनस कर दो। नहीं पल्ले पे कर। हाँ जी। अब मुझे ये बताएं, 18,500 आपके यूनिट्स हैं। ये 500 वो यूनिट थे जो क्या हुआ? अब नॉर्मली बच गए। बचने नहीं चाहिए थे, बच गए। ऐसी है। हाँ जी। हाँ जी, एक्सपेक्टेड आउट बिल्कुल ऐसी है। देखो बच्चे, हमने क्या सोचा हुआ था कितने लोग मर जाए होंगे? क्या सोचा था? 2,000।
हमने कितने रुपए काम शुरू किया? 20 पे। कितने जाया होंगे? कितने जाया होंगे? 2000। कितने पे काम शुरू किया? 20 पे। कितने जाया होंगे? तो कितने बचने का हमें चांस था? 18,000। तो जरा देखो नीचे क्या डिवाइड हो रहा है। हाँ कर दे, वैसे कर दे। वो तो आपको समझाने के लिए है कि आपने जो पेपर में सवाल करना है तो आपके दिमाग में तो आउटपुट होगा ना कि कितने बन गए, क्योंकि आप कॉस्ट अल्टीमेटली किसको मल्टीप्लाई करेंगे जाके? कॉस्ट अल्टीमेटली किसको मल्टीप्लाई करना? आउटपुट को। आपके दिमाग में आएगा सर आउटपुट तो 18,500 लिखा, मैंने यहाँ पे 18,000 क्यों लिखा? तो आप गलती से वहां पे 18,500 लिख के बैठी होंगी। तो नीचे आना चाहिए एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्सपेक्टेड आउटपुट 20,000 है, 2,000 खराब हो गए तो एक्सपेक्टेड आउटपुट तो 18,000 आना चाहिए था। ये 18,500 आ गया। 18,500 क्यों आ गया? क्योंकि 500 यूनिट अनएक्सपेक्टेडली बच गए। यहाँ तक की बात नहीं, तो इसलिए माइनस कर दिया। तो क्लियर है? नहीं। क्यों? नॉर्मल लॉस दुनिया की हर कंपनी में होता है। नॉर्मल लॉस की बात करेंगे। अब नॉर्मल लॉस, हाँ, अब नॉर्मल लॉस जो है वो अलहदा से रिकॉर्ड होते हैं। इस प्रोसेस में नॉर्मल लॉस है नहीं, वो आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है? अब नॉर्मल लॉस फुल कॉस्ट में मैयर होंगे, इसी तरह से अब नॉर्मल गेन भी फुल कॉस्ट में मैयर होगा। यहाँ तक की बात में लगी बच्चों? अच्छा जी, आपका आंसर क्या है पर यूनिट? 0.75। 0.75 को 18,500 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आउटपुट की कॉस्ट चली क्या? क्या चले? हौसला हौसला हौसला, कोई टेंशन नहीं, बात कोई टेंशन नहीं। 13,700 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 18,000। ठीक हो गया? नहीं? यहाँ तक की बात सुन लीजिए बच्चों। 18,500 को 0.75 से मल्टीप्लाई किया, वो यूनिट मुकम्मल हो गए। अब जरा अगर अकल इस्तेमाल करना, उन 18,500 यूनिट के अंदर ये 500 यूनिट शामिल है। नहीं समझ आ रही? कैसे भला? कितने बचने चाहिए थे यूनिट? 18,000। कितने बच गए? 18,500। तो ये अब नॉर्मल गेन ऑलरेडी उसके अंदर शामिल है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि 18,500 वो बच गए और 500 ये बच गए, 19,000 हो गए। 19,000 नहीं हुए। कितने यूनिट खराब होने चाहिए थे? 2,000। तो कितने खराबी से बच जाने चाहिए थे? 18,000। लेकिन एक्चुअल में कितने बचे? 18,500। तो ये नॉर्मल गेन ऑलरेडी उसके अंदर शामिल है। यहाँ तक की बात समझ लगी? अच्छा, अब फिर इन 500 को भी बच्चों फुल कॉस्ट से मेजर करेंगे। 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से, तो आंसर क्या रहेगा? 375। ये प्रोसेस वन समझ आ गया कि नहीं समझ आया? अब ये जो बच्चों 18,500 यूनिट है, ये यहां से निकल के कहां जाएंगे? ये प्रोसेस टू में जाएंगे। अब ये देखो जरा, 18,500 को आप यहां पे लिखेंगे जी। हाँ, देखे ना, आपने अकाउंट को बैलेंस करना है। आपने अकाउंट को क्या करना है? बैलेंस करना है। मसला ये है, वहां पे नॉर्मल लॉस आना चाहिए था 1,500, लेकिन क्या लिखा हुआ है आपने? 2,000। तो आपका टोटल 20,500 यूनिट बन गए, हालांकि एक्चुअल में तो 20,000 है। तो वो उस 20,500 को टैली करने के लिए आपने यहाँ पे क्या कर दिया? 500 यूनिट लिख दी, ताकि वो प्रोसेस अकाउंट टैली रहे। यहाँ तक की बात समझ लगी? अच्छा जी, प्रोसेस वन क्लियर है सबको? अब प्रोसेस टू, ये 18,500 यूनिट कहां से आ रहे हैं? प्रोसेस वन से। ये 13,875 कैसे निकला होगा? समझ आ गई ना? इस 13,875 के अंदर क्या क्या चीज शामिल है बच्चों? प्रोसेस वन का मटेरियल, लेबर, एफओएच और डायरेक्टली एक्सपेंसेस, अदर डायरेक्ट मटेरियल। तो सारे खर्चे इस 13,875 के अंदर शामिल है कि नहीं है? तो सारे खर्चे शामिल है। अब इसके ऊपर और खर्चे लगने जा रहे हैं। कौन से? जो प्रोसेस टू में है। तो जैसे मैंने बटन की एग्जांपल दी, धागे की एग्जांपल दी, कॉलर की एग्जांपल दी। अब वो खर्चे और लगने जा रहे हैं, लेकिन उन खर्चों का हरगिज मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाएंगे आपके। नंबर ऑफ यूनिट्स में इजाफा नहीं होगा। तो चलिए, अदर डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा जी प्रोसेस टू में? 3,200। डायरेक्ट वेजेस 6,000 और
डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1885 और ये 500 का मसला इस 6000 के अंदर भी है कि नहीं है? कैसे पता लगा? इन ईच प्रोसेस, हर प्रोसेस में ये मसला है। ठीक है जी। तो 6000 में से बच्चों यहाँ पे भी 500 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बच्चों देखो 13,875 जमा अदर डायरेक्ट मटेरियल 3200, डायरेक्ट वेजेस 6000 में से 500 निकाल देंगे 5500, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1885, एफओएच अप्लाइड किसका किसका लेना जी आपने 80%? 5500 का। 5500 का 80% लेके आंसर आएगा 4400। इन सारे खर्चों को टोटल करें। ओके, तो बात समझ लगी। अब अगला पॉइंट देखें, कितने यूनिट पे काम शुरू किया? 18,500। कितने यूनिट कंप्लीट हुए? 16,000। 16,000 आउटपुट में चले गए। अब नॉर्मल लॉस कितने परसेंट लेना है? 10%। ये नॉर्मल लॉस की परसेंटेज का मतलब क्या है? इतना होना चाहिए। दैट डजंट मीन इतना हो चुका है। 10% क्या है? अंदाजा है इतने यूनिट खराब निकलेंगे। एक्चुअल में ज्यादा भी निकल सकते हैं, एक्चुअल में कम भी निकल सकते हैं। अब 10% किसका लेंगे? इनपुट का क्या आउटपुट का? अब इनपुट क्या है? अब ये इनपुट है और ये आउटपुट है। 18,500 का लें 10%, 1850 आएगा। तो यहां तक की बात समझ लगी बच्चों? अब जरा टैली करें। 18,500 यूनिट पे काम शुरू किया, 16,000 मुकम्मल किए, 1850 खराब होने चाहिए थे लेकिन खराब ज्यादा हुए। सोचो 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 सोचो, एक्चुअल में खराब कितने हुए बता सकता है कोई मुझे? ये 1850 क्या है? ये 1850 क्या है? ये एक्सपेक्टेड लॉस है, इतना होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में कितने खराब हुए? ये सारे खराब हुए ना। 1850 जमा 650, नहीं समझ आ रही बात? अठारह हजार पांच सौ में से 1600 निकाल देना, पीछे क्या बचता है? 2500। एक्चुअल में कितने खराब हुए? 2500। होने कितने चाहिए थे? 1850। तो जितने होने चाहिए थे उससे ज्यादा खराब हो तो वो क्या है? अब नॉर्मल लॉस। अब आपको बातें समझ आ जाएंगी जो प्रोसेसर में समझ नहीं आई। यहां तक की बात क्लियर होगी। हमेशा याद रखना है कि नॉर्मल लॉस में जो यूनिट लिखे जाते हैं ये अंदाजा होता है। एक्चुअल में तो आपको बाद में पता लगेगा कितने खराब हुए, ज्यादा हुए हैं कि कम हुए। अगर ज्यादा हुए तो अब नॉर्मल लॉस है, कम हुए तो अब नॉर्मल गेन। यहाँ तक की बात समझ लगी बच्चों? अच्छा, अब अगला पॉइंट। तो डेबिट साइड पे भी 18,500 आ जाएगा और क्रेडिट साइड पे भी 18,500 आ जाएगा। क्लियर? अब हमने टोटल खर्चे निकालने हैं। टोटल खर्चे कैसे निकालेंगे? 13,875 में जमा करेंगे 3200, फिर जमा करेंगे 5500, फिर 1885 और 4400। इन सबको जमा करें टोटल खर्चा क्या आता है? 28,860। क्लियर? अच्छा, इसमें हमने वो पैसे माइनस कर दे रहे हैं जो हमें कबाड़िए से मिलेंगे। किससे मिलेंगे? कबाड़िए से, नॉर्मल लॉस के। किसके माइनस करेंगे? नॉर्मल लॉस से। क्यों? अब नॉर्मल लॉस के पैसे जो कबाड़िए से मिलेंगे वो अब नॉर्मल लॉस में से माइनस होने चाहिए, ना कि इस प्रोसेस में से माइनस होने चाहिए। नहीं हजम हो रही, नहीं हजम हो रही बात, नहीं हजम हुई। देखो ना मेरी बात सुनो, बेसिकली होता क्या है, आप अपने दिमाग में इनकम स्टेटमेंट लेके आओ। सबसे पहले क्या आता है? सेल्स। फिर क्या आता है? कॉस्ट ऑफ सेल। फिर क्या आता है? जीपी। फिर क्या आता है? अदर एक्सपेंसेस। और उसमें आता है अब नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस किसके अंदर होता है? कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर होता है। और अब नॉर्मल लॉस कहाँ होता है? ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे होता है। अब नॉर्मल लॉस के जितना भी नुकसान हुआ है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, माइनस अब नॉर्मल लॉस के यूनिट कबाड़िए को बेच के अगर कुछ पैसे मिल गए हैं तो इस लॉस में से माइनस करके नेट जो नुकसान हुआ वो यहाँ पे लिखेंगे। नहीं समझ आ रही? नहीं समझ आ रही? अगर तो कबाड़ी से 1 रुपया भी नहीं मिला तो फिर यहाँ पे क्या देगा? फिर इसी अमाउंट आ जाएगी।
लेकिन अगर कबाड़ी से कुछ पैसे मिल गए तो वो उस टोटल नुकसान में से वो माइनस करके नेट नुकसान लिख लेंगे। यहाँ तक की बात लगी। अच्छा, नॉर्मल लॉस के पैसे अगर कबाड़िए से मिल गए हैं, नॉर्मल लॉस के पैसे अगर कबाड़िए से मिल गए हैं, तो बच्चों इसका मतलब है आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट नॉर्मल लॉस वाले पैसों से माइनस हो जानी चाहिए, ना कि टोटल लॉस में से माइनस हो जानी चाहिए। नहीं समझ रही? बोलो तो सही। देखो 1850 यूनिट नॉर्मल लॉस के हैं और 650 यूनिट किसके हैं? अब नॉर्मल लॉस के हैं। तो 1850 यूनिट की स्क्रैप वैल्यू किसमें से माइनस होनी चाहिए? कॉस्ट ऑफ सेल में से। और 650 यूनिट की स्क्रैप वैल्यू किसमें से माइनस होनी चाहिए? ये अब नॉर्मल लॉस के खर्चे में से माइनस होनी चाहिए। हमारा एक यूनिट है वो जाया हो गया, उसकी कॉस्ट क्या थी? 50 रुपए। हमने कबाड़िए को दिया, कबाड़िए ने कहा 5 रुपए दूंगा। हमने कहा ठीक है। तो हकीकत में फिर मैं 50 रुपए का लॉस होना ना हुआ, हमें कितने का हुआ? 45 का। तो हम यहाँ पे क्या माइनस करेंगे? 45। ठीक है। नॉर्मल लॉस का भी हमारा नुकसान 50 रुपए का हुआ, कबाड़िया ने हमें 5 रुपए दिए, लेकिन ये 50 रुपए का खर्चा तो ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर शामिल है। तो 5 रुपए बस आपने क्या करना है, यहां से माइनस करना। तो बात समझ आई है? अब बच्चों जरा गौर से देखें, हमारा टोटल खर्चा प्रोसेस टू में कितना आया? 28,860। इसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे कौन से वाली? नॉर्मल वाली, अब नॉर्मल वाली के टोटल। सिर्फ नॉर्मल लॉस वाली माइनस होगी। क्यों? नॉर्मल लॉस का एक्सपेंस हम आउटपुट में शामिल कर देते हैं, तो नॉर्मल लॉस से मिलने वाले पैसे उसी कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। नहीं पल्लेगा। नॉर्मल लॉस का खर्चा हम किसको चार्ज कर रहे होते हैं? आउटपुट को, जो गुड आउटपुट होता है उसमें घुसेड़ रहे होते हैं। तो अगर उससे कुछ पैसे मिल गए तो इसका मतलब हमारी कॉस्ट कम हो गई, तो उस कॉस्ट को कम कर दें। अब नॉर्मल लॉस का खर्चा चूंकि आउटपुट में शामिल नहीं कर रहे, तो अब नॉर्मल लॉस से मिलने वाले पैसे उसमें माइनस भी नहीं होने चाहिए। ये कॉमन सेंस समझ आती है? चलिए समझ आती है कि नॉर्मल लॉस से मिलने वाले पैसे हम आउटपुट की कॉस्ट में माइनस क्यों करते हैं, अब नॉर्मल वाले क्यों नहीं करते? ठीक हो गया? ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, नॉर्मल लॉस कबाड़िए को बेचेंगे, कितने पैसे मिलेंगे? 370। वो आप 28,860 में से क्या कर दें? माइनस कर दें। अच्छा, अब अगला सवाल, आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए था? 18,500 यूनिट पे काम शुरू किया, आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए था? कैसे? 18,500 में से 18,500 का 10% माइनस करना चाहिए था, क्योंकि हमें लगता था इतना खराब हो जाएगा। तो 18,500 में से 18,500 का 10% माइनस करें, 16,650 अंदाजन हमारा ये आउटपुट निकलना चाहिए। तो बच्चों जरा देख लो, नीचे जो डिवाइड हो रहा है तो 16,650 से डिवाइड हो रहा है। और समझ आ गई बात है? ऊपर भी जो डिवाइड हो रहा है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट से ही डिवाइड हो रहा है। ऊपर भी एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था? 20,000 में से जब 2,000 जाया हो जाएंगे तो कितने बचने चाहिए थे? 18,000। तो नीचे देखो कितने से डिवाइड हो रहा है? 18,000 से डिवाइड हो रहा है। और यहाँ पे कितने बचने चाहिए थे? 16,650। तो देख लो टोटल 16,650 से ही क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। उसका एक दूसरा एंगल समझाने के लिए मैंने आपको बताया है कि पेपर में हो सकता है आप एक्सपेक्टेड आउटपुट ना निकाल पा रहे हो, तो उसको इस तरह से रट्टा लगा लें कि आउटपुट जो एक्चुअल आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि जो चीज नजर आ रही होती है बाय डिफॉल्ट वही चीज लिखी जा रही होती है। 18,500 आपको नजर आ रहा होगा, तो अब नॉर्मल गेन भी आपको नजर आ रहा होगा, उसमें से इसको क्या कर दो? माइनस कर दो। लेकिन इस सिनेरियो में क्या होगा? 16,000 आपको नजर आ रहा होगा और अब नॉर्मल लॉस भी नजर आ रहा होगा। 16,000 पे अब नॉर्मल लॉस को क्या कर देना आपने? जमा कर देना। जमा करने की मैंने आपको लॉजिक बताई है। जमा करने से क्या होगा? डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। डिनोमिनेटर बढ़ने से क्या होगा? कॉस्ट पर यूनिट कम आएगी। कॉस्ट पर यूनिट कम आने से क्या होगा कि आपके आउटपुट के साथ जो कॉस्ट जाएगी उसमें अब नॉर्मल लॉस का खर्चा शामिल नहीं होगा। अब जरा सोचो, अगर मैं 650 यहाँ पे ना लिखूं तो क्या होगा? अगर मैं 650 नीचे ना लिखूं, 16,000 लिखूं तो वहां पे लिखा हुआ, तो क्या होगा?
कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगी। जब मैं उस कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करूंगा 16,000 से, तो वो टोटल जो कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसा लगेगा जैसे अब नॉर्मल लॉस का खर्चा भी किसके अंदर शामिल हो गया, वो गुड आउटपुट के अंदर शामिल हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए था। वो खर्चा कहाँ जाना चाहिए था, वो इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे जाना चाहिए, तो उसका खर्चा अलग से रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन वो गलती से कहाँ चला गया होगा, वो कॉस्ट ऑफ सेल में चला गया। क्यों? क्योंकि बच्चों अब नॉर्मल लॉस हर फैक्ट्री में हर साल नहीं होता। अब नॉर्मल लॉस हर फैक्ट्री में हर साल नहीं होता। 100 सालों में जाके कोई न्यूज मिलती है कि फलां फैक्ट्री में आग लगी। ये बात समझ लगी कि नहीं लगी? मतलब अगर पता लगे किसी फैक्ट्री के मालिक को कि यार हर साल अक्टूबर के महीने में आग लगनी है, तो वो अपनी फैक्ट्री सारी खाली कर दे अक्टूबर के महीने में, अगर उसको पता हो कि अब नॉर्मल लॉस होना है। बात समझ लगी? तो फैक्ट्रियां जब जल जाती हैं, उसका सामान सारा जल जाता है, ये अब नॉर्मल लॉस होता है। बाकी चीजें डिफेक्टिव हो गई हैं, कोई खराब हो गई हैं, कोई बी पेयर निकल आया, कोई सी पेयर निकल आया, ये नॉर्मल रूटीन के खर्चे हैं, दुनिया की हर फैक्ट्री में होते हैं। लेकिन आग लग जाना ये नॉर्मल लॉस है, ये दुनिया की हर फैक्ट्री में नहीं होता। नॉर्मल लॉस प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है। प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती जब तक आप नॉर्मल लॉस बर्दाश्त ना करें, तो इसलिए वो प्रोडक्शन का हिस्सा, वो कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा है। लेकिन जब नॉर्मल लॉस है, वो प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं है, वो आपकी नाअहली की वजह से आपको नुकसान हुआ है। यहाँ तक की बात बोलेंगी, वो मिसमैनेजमेंट की वजह से नुकसान हुआ है, आपके प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं था वो। तो इसलिए बच्चों उसकी कॉस्ट हम अलग से रिकॉर्ड करते हैं और उसको ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारा इनडायरेक्ट खर्चा है। अच्छा जी, अब बात समझ लगी थी? 28,860 में से 370 माइनस क्यों किया, और नीचे 16,000 में 650 जमा क्यों किया? हमारी कॉस्ट पर यूनिट आ गई थी बच्चों 1.711, और उसको मल्टीप्लाई किया 16,000 से, खर्चा आ गया टोटल कितना आया जी, 27,378। नॉर्मल लॉस की सक्रिय वैल्यू 370, और अब नॉर्मल लॉस की सक्रिय वैल्यू 650 को मल्टीप्लाई करेंगे सक्रिय वैल्यू से, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। किधर है किधर है किधर है किधर है, ये 200 रुपये। तो 650 को 200 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है? नहीं सॉरी, 1850 को 200 से मल्टीप्लाई करें, 3,70,000 आएगा। सही है, तो 3,70,000 में से 3 जीरो ऊपर हमने राउंड ऑफ किए हुए हैं, तो 370 लिखेंगे। यहाँ तक की बात लगी। अब नॉर्मल लॉस का क्या करना है, यही 1.7111 मल्टीप्लाई करें 650 को, ये बात समझ आ गई? अच्छा जी, अब बच्चों प्रोसेस 2 में से कितने यूनिट निकले, उनका खर्चा कितना है, 27,378। वो कहाँ जाएंगे, प्रोसेस 3 में डेबिट साइड पे आएंगे। सोचो 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 सोचो, प्रोसेस 3 में कहाँ पे आएंगे, डेबिट साइड पे। ओके, अब प्रोसेस 3 के खर्चे बताएं कितने कितने। मटेरियल 4,000, डायरेक्ट वेजेस 8,000, डायरेक्ट वेजेस में मसला है 500 वाला, वो माइनस कर देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,020, ये भी जमा हो जाएगा। और 80% लेना है किसका, 8,000 का। 8,000 में से 500 माइनस करेंगे, क्या बच जाएगा, 7,500। उसका लेंगे 80%। एफओएच बताएं क्या आता है, 6,000। टोटल खर्चे आ गए, प्रोसेस 3 का अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब जरा देखें बच्चों, 27,378 तो हमारे पास ऑलरेडी खर्चा मौजूद था। अच्छा, इस 27,378 के अंदर कौन कौन से खर्चे शामिल हैं, रॉ मटेरियल, प्रोसेस 1 के सारे खर्चे, प्रोसेस 2 के सारे खर्चे। यहां तक की बात लगी। इवन के इसके अंदर प्रोसेस 1 के नॉर्मल लॉस के भी शामिल है खर्चे, और प्रोसेस 2 के नॉर्मल लॉस के खर्चे भी शामिल है। हजम होगी बात? अच्छा, और इसमें प्रोसेस 2 का नॉर्मल जो लॉस है वो शामिल नहीं है, वो अलग से रिकॉर्ड हुआ। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन नॉर्मल लॉस के खर्चे इसके अंदर शामिल है, वो प्रोडक्शन का हिस्सा है, वो प्रोडक्शन का हिस्सा ही रहेगा। अब नॉर्मल गेन के बारे में क्या ख्याल?
क्या वो नॉर्मल गेन इसमें शामिल है कि नहीं? सोचो सोचो सोचो। हाँ जी, देखो जरा, देखो 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 देखो, इस 18,500 के अंदर वो जो 500 यूनिट अनएक्सपेक्टेडली बच गए थे, तो शामिल है कि नहीं है? शामिल है। कैसे? कितने यूनिट बचने चाहिए थे? 18,000। कितने बच गए? 18,500। तो जो 500 यूनिट बच गए वो इसके अंदर है। वो तो फिर वही बात, अल्लाह के बंदे, वो तो मैंने कह रहा ना, वो अकाउंट बैलेंस करने के लिए एंट्री किया ना, वहां पे 20,500 यूनिट थे, तो यहाँ पे भी कितने? हालांकि कितने ने उस पर काम शुरू किया था? 20,000 रुपये किया था ना। लेकिन यहाँ पे टोटल करें तो क्या आंसर आता है? तो फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना आपको 500। ये बात समझ लगी। तो एक और एंगल से देखते हैं। ये जो 500 है, ये बेसिकली आपकी इनकम है। क्या है आपकी? इनकम है। ये यूनिट बेचोगे ना मार्केट में, तो जब यूनिट मार्केट में बेचोगे तो उनकी कॉस्ट ऑफ सेल भी तो आनी है। एक तरफ से इनकम आएगी, दूसरी तरफ से क्या आएगा? खर्चा। खर्चा उसके अंदर शामिल है, इनकम यहाँ पे लिखी हुई। ये बात समझ। देखो ना, जो 500 यूनिट होंगे, अब नॉर्मल गेन वाले 500 यूनिट, वो किसके अंदर शामिल होंगे? कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर। जब इनको बेचोगे तो इनकम किसके अंदर शामिल होगी? सेल के अंदर। इनकम की नेचर क्रेडिट होती है और कॉस्ट ऑफ सेल की नेचर डेबिट होती है। नहीं पल्ले पे। ये 18,500 यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, लेकिन किसी दूसरे अकाउंट में जाके क्या होगा? डेबिट। क्योंकि ये खर्चा है। उधर जाके आप सोचें, उधर जाके देखेंगे तो ये खर्चा है, लेकिन ये 500 यहाँ पे डेबिट हो रहा है, किसी दूसरे अकाउंट में जाके क्या होगा? क्रेडिट। वो वहां पे इनकम है। ये यहाँ से घूम घुमा के इनकम में चली जाएगी, और वो वहां से घूम घुमा के एक्सपेंस में चली जाएगी, क्योंकि 500 जब बेचोगे तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, तो सब कॉस्ट ऑफ सेल भी तो रिकॉर्ड करनी है ना। नहीं बात समझ? ठीक है ना? अच्छा जी, बरल प्रोसेस 3। प्रोसेस 3 में बच्चों देखो, 16,000 यूनिट पे काम शुरू किया, 27,378 यूनिट्स के रुपए जो हमारा अभी तक खर्चा आया है, उसमें मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एफर्ट्स अप्लाइड, सारा कुछ शामिल कर दिया। ये डायरेक्ट वेजेस बच्चों कैसे आएंगे हमारे? 8,000 में से क्या करेंगे? 500 माइनस करेंगे, 7,500 लिखेंगे, और टोटल करेंगे 16,000 हमारे पास यूनिट है। अब दूसरी तरफ देखते हैं हमारे बच्चों। अब जरा गौर से देखो बच्चों, हमारा दूसरे प्रोसेस का आउटपुट क्या था? दूसरे प्रोसेस से कितने यूनिट निकले थे? 16,000। वो तीसरे प्रोसेस के लिए क्या होंगे? इनपुट। और तीसरे प्रोसेस का आउटपुट क्या है? मतलब जितने यूनिट एंटर हुए थे उतने यूनिट एग्जिट हुए हैं। जबकि हमने सोचा हुआ था कि 5% एक्सपेक्टेड लॉस होगा, हकीकत में लॉस 1 यूनिट का भी नहीं हुआ। तो सीधी सी बात है, फिर ये क्या है? अब नॉर्मल गेन है। जो यूनिट खराब होने से बच गए वो क्या है? अब नॉर्मल गेन। अब जरा देखो, 16,000 यूनिट इनपुट, 16,000 यूनिट आउटपुट। कितने यूनिट खराब होने चाहिए थे? 800 होने चाहिए थे, वो नहीं हुए, तो वो कहां पे लिखेंगे? अब नॉर्मल गेन के तौर पर वो बच गए। अच्छा जी, अब मैं अगर आपसे पूछूं एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना होना चाहिए था, तो आप कह सकते हैं बच्चों 16,000 माइनस 16,000 का 5%। हाँ जी, 15,200। इतना आउटपुट होना चाहिए। अच्छा जी, तो कॉस्ट पर यूनिट बच्चों, इन सबको जमा करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ रहेगी 27,370 जमा 4,000 जमा 7,500 जमा 2,020 जमा 6,000। इन सबको जमा करेंगे तो क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट वो कितनी आती है? 46,898। चेक कर लें, चेक कर लें, चेक कर लें। आ गई। इसमें क्या माइनस करेंगे? स्क्रैप वैल्यू कौन से यूनिट्स की? सिर्फ नॉर्मल लॉस की। अच्छा, अब नॉर्मल गेन की स्क्रैप वैल्यू नहीं होती?
अब नॉर्मल गेन की स्क्रैप वैल्यू नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो यूनिट फुल कंप्लीट हो गए हैं। वो क्या हो गया? फुल कंप्लीट। वो किसको बेचेंगे? कबाड़िए को तो नहीं ना बेचेंगे, वो तो कस्टमर को बेचेंगे, मार्कअप पे, मार्जिन पे बेचेंगे उसको। यहाँ तक की बात में लगी। अच्छा, तो 46,898, उसमें से क्या करेंगे? नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे। ऐसी है। डिवाइड किसे करेंगे? एक्सपेक्टेड आउटपुट से। एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना होना चाहिए था? 15,200। वो आपको नजर नहीं आ रहा। समझने के लिए मैंने आपको कैलकुलेट करके दे दिया है, लेकिन पेपर में जब सवाल कर रहे होंगे तो नजर नहीं आएगा, तो फिर कैसे करेंगे? वो एक्चुअल आउटपुट नजर आ रहा है 16,000, वो लिखें। और अब नॉर्मल गेन क्या कर दें? माइनस कर दें। माइनस क्यों कर दें? क्योंकि अगर अब नॉर्मल लॉस होता तो क्या करते? ऐड करते। इसको क्या करें? माइनस करें। मतलब दिमाग में शॉर्टकट बिठा लो। अब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स ऐड करेंगे और अब नॉर्मल गेन के यूनिट्स माइनस करेंगे। और ऊपर हमेशा एक ही चीज माइनस होगी, क्या? नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू। अब नॉर्मल की स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि अब नॉर्मल की स्क्रैप वैल्यू अब नॉर्मल के खर्चे में से जाके माइनस होगी। यहां तक की बात समझ आ गई? अच्छा जी, कॉस्ट पर यूनिट बच्चों क्या आ जाएगी हमारी? 3.06960526। इतनी लंबी वैल्यू आ गई है, कोई मसला नहीं है। कैलकुलेटर पे इसको 16,000 से सीधा सीधा क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। तो बात समझ लगी है? अब बच्चों एक और चीज नोट करें। आप देखेंगे कि पर यूनिट कॉस्ट हर अगले डिपार्टमेंट में जाते जा रहे हैं, बढ़ती जा रही है। पहले डिपार्टमेंट पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी? 0.75। अगले डिपार्टमेंट पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 1.71। और उससे अगले डिपार्टमेंट पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 3.06। ये बात समझ आ रही है कि पर यूनिट कॉस्ट क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि इसमें पिछले डिपार्टमेंट खर्चे एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। यहाँ तक की बात में लगी बच्चों? तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 16,000 के साथ, तो 49114 आपके आउटपुट की वैल्यू आ गई। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 800 के साथ, तो 2456 आपके अब नॉर्मल गेन की वैल्यू आ गई। कौन समझ लग गया? अब नॉर्मल गेन याद रखना 16,000 के अंदर शामिल है, क्योंकि होने चाहिए थे 15,200 यूनिट, लेकिन लिखे कितने हैं? 16,000। अब नॉर्मल गेन के यूनिट्स उसके अंदर शामिल हैं। ये ना सोचना कि सर ये क्यों लिखे हुए, वो एक्सपेंस है, ये इनकम है। ठीक हो गया? तो तीनों बच्चों अकाउंट समझ आ गया आपको? अच्छा जी, अब बच्चों नॉर्मल लॉस अकाउंट की हम बातें करते हैं। नॉर्मल लॉस तीनों अकाउंट्स में था कि नहीं था? बोलो तो सही। पहले अकाउंट में नॉर्मल लॉस कितना था? 2,000 यूनिट। अमाउंट कितनी बनती है? 200। यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो जो दूसरा अकाउंट होगा उसमें क्या होगा? डेबिट। नॉर्मल लॉस अकाउंट में इसको डेबिट करेंगे, क्योंकि नुकसान हो गया ना हमारा। ये बात समझ लगी? प्रोसेस 2 में नॉर्मल लॉस कितना था? 1850 यूनिट। कितनी स्क्रैप वैल्यू बनती है? 370। ये यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, दूसरे अकाउंट में क्या होगा? डेबिट। प्रोसेस 3 अकाउंट, नॉर्मल लॉस कितना है? 800 यूनिट। कितना खर्चा है? 240 का। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो नॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या होगा? डेबिट। ये तीनों एंट्रियां पूरी हो गई। अपने प्रोसेस अकाउंट में वो क्रेडिट हो रहे हैं, यहाँ पे आगे क्या हो जाएंगे? डेबिट। वो डबल एंट्री कंप्लीट होगी। यहाँ तक की बात समझ लगी? अब अपने दिमाग में एक बात याद रखनी है, ये वो लॉसेस हैं जो एक्सपेक्टेड थे। नहीं समझ आ रही? ये वो लॉसेस हैं जो एक्सपेक्टेड थे। एक्चुअल में लॉस इनसे ज्यादा हुआ होगा या कम हुआ होगा? क्लियर? अब जरा थोड़ी सा सोचे 1 मिनट के लिए। अब हमने इन लॉसेस को, इन यूनिट्स को बेचना है कबाड़िए को, तो कबाड़िए को एक्सपेक्टेड यूनिट बेचेंगे कि एक्चुअल बेचेंगे? और कबाड़िए से जो रुपये पकड़ने हैं, वो एक्सपेक्टेड यूनिट के पकड़ने हैं कि एक्चुअल यूनिट के पकड़ने हैं? वो एक्चुअल यूनिट के पकड़ने। कबाड़िया आएगा, उसको कहेंगे भाईजान ये स्क्रैप के तौर पर मटेरियल ले जाओ, मुझे स्क्रैप वैल्यू के हिसाब से पैसे दे दो। ठीक है जी? हम कहेंगे जनाब कि ये 2,000 यूनिट ले लो। कितने यूनिट ले लो? 2,000।
जबकि आप अगर थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करें तो 2000 यूनिट तो खराब ही नहीं हुए। पहला प्रोसेस कितने यूनिट का काम शुरू किया था, 20,000 पे, कितने एक्चुअल में बन गए, 18,500। तो एक्चुअल में खराब कितने हुए, 1500। कबाड़ी आया तो उसको एक्चुअल में कितने पकड़ाएंगे, 1500। 2000 तो नहीं पकड़ाएंगे ना, तो 2000 पकड़ा दिए तो उसमें तो 500 सही वाले भी ले गया, वो सही वाला यूनिट स्क्रैप वैल्यू की रेट पे ले गए। नहीं समझ आई बात, ठीक है। तो बच्चों याद रखना, नॉर्मल लॉस में यहाँ पे जो 2000, 1850 और 800 यूनिट लिखे हुए, ये कौन से यूनिट है, ये एक्सपेक्टेड है जो परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर करके हमने यहाँ पे निकाले। एक्चुअल में जो कबाड़िए को यूनिट देंगे तो वो इन यूनिट्स के जो पैसे देगा वो 1500 यूनिट के हिसाब से देगा। भला क्यों, क्योंकि एक्चुअल में कितने यूनिट खराब हुए हैं, 1500। तो 1500 यूनिट के उससे पैसे लेंगे। नहीं समझ आ रही। अच्छा, प्रोसेस टू में कितने यूनिट खराब होने चाहिए थे, 1850। एक्चुअल में खराब ज्यादा हुए कि कम हुए, ज्यादा हुए, ऐसे ही ना। तो कबाड़िए से इसका मतलब है कम से कम 1850 के पैसे तो ले लेंगे ना सीधे सीधे। नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आ रही। कबाड़िए से यहाँ पे तो 1850 में होने चाहिए थे, 1850 ही हुए, बल्कि ज्यादा हुए। तो यहाँ पे तो बच्चों आराम सुकून से हम 1850 के 1850 पैसे ले लेंगे। सोचो 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 सोचो। फिर तीसरा सिनेरियो, यहाँ पे कितने यूनिट खराब होने चाहिए थे, 800, और कितने एक्चुअल में खराब हुए, एक भी खराब नहीं हुआ। सोचो तसल्ली से। 16,000 इनपुट है, 16,000 खराब कितने होने चाहिए थे, 800। कितने खराब हुए एक्चुअल में, एक भी यूनिट खराब नहीं हुआ। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि तीसरे प्रोसेस में हम उसको 800 यूनिट नहीं बेच सकते, हम उसको 800 यूनिट नहीं बेच सकते। यहाँ पे आपको कोई कैश नजर आ रहा है, कोई कैश नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये 800 यूनिट हमने कबाड़िए को बेचे ही नहीं। अगर कबाड़िए को बेचे होते तो क्या एंट्री पास हो रही होती, कैश डेबिट और ये अकाउंट क्रेडिट। वो जो कैश नजर आ रहा है वो क्यों नजर आ रही है, बात समझ आ गई, बोलो 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 बोलो। वो इसलिए नजर आ रहा है बच्चों, कबाड़िए को हमने यूनिट पकड़ा है, पैसे पकड़ लिए, कैश डेबिट नॉर्मल लॉस क्रेडिट, कैश डेबिट नॉर्मल लॉस क्रेडिट, कैश डेबिट नॉर्मल लॉस क्रेडिट। हाँ 1300 का क्या सीन है। अब बच्चों जरा देखो, क्या इन 2000 यूनिट्स में से 1500 एक्चुअल में खराब हुए, 500 यहां से बच गए जो कि कबाड़िए को हम नहीं दिए हमने। ये 800, यहाँ पे तो 800 यूनिट लिखे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में कबाड़िए को तो दिए कोई नहीं। ऊपर वाले यूनिट्स में से 500 और नीचे वाले यूनिट 800, टोटल करें कितने बनते हैं, 1300 यूनिट। ये 1300 यूनिट वो थे जो लगता था कि खराब होंगे लेकिन हुए नहीं। तो ये कौन सा यूनिट है, ये वो है नॉर्मल गेन वाले यूनिट। हाँ जी, हाँ इनकी जो वैल्यू आई है, बेसिकली हुआ क्या है, ये पैसे क्या है, 810, ये पैसे मिलने चाहिए थे किससे, कबाड़िए से। लेकिन एक्चुअल में तो इतने नहीं ना मिले। एक्चुअल में कितने मिले, एक्चुअल में ये पैसे मिले, सोचो 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 सोचो। एक्सपेक्टेड लॉस का मतलब ये है कि इतने पैसे कबाड़िए से मिलने चाहिए थे, कितने मिलने चाहिए थे, 810। लेकिन कबाड़िए से कितने पैसे मिले, 150 जमा 370 जमा कर लो, 530 मिले। ज्यादा मिले कम मिले, कम मिले ना। दुख हुआ कि खुशी हुई, दुख हुआ, ठीक है जी। मतलब अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक होता है फैक्ट्री का मालिक, और एक होता है एक डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाला नुक्कर पे बैठा हुआ एक मुलाजिम। वो जो नुक्कर पे बैठा हुआ मुलाजिम होता है ना, जिसने 20 साल फैक्ट्री के अंदर लगाए होते हैं, वो मालिक के बारे में सोच रहा होता है, यार मालिक साढ़े नौकर कोई नहीं, अजय यूनिट ने बचा लेने ना, अगर खराब कर देना तो कबाड़ी में देकर ज्यादा पैसे ले लेने से। नहीं बात समझ आ रही, वो अपने एंगल से देख रहा है। क्यों, क्योंकि उसकी कबाड़ी के साथ हो सारा डीलिंग हो। यार अगर सारे यूनिट खराब हो जाते तो कितने पैसे मिलने सी, 810। मालिक ने कितने पैसे लिए, 150 जमा 370, टोटल करो कितना बनता है, 520।
तो वो बंदा मालिक के बारे में बैठ के सोच रहा है कि यार मालिक साला बड़ा ही बेवकूफ है, अगर इन्हें ज्यादा यूनिट खराब किए थे उन्होंने तो ज्यादा पैसे मिल जाने से। अल्लाह करे अगली बारी सारे यूनिट खराब निकले, कबाड़ी को अन्य बार रुपया लाना। ठीक है जी। तो वो उसका एक एंगल है सोचने का, उसके मुताबिक नुकसान हुआ है, लेकिन एक लॉन्गर दूर के पर्सपेक्टिव से एक बड़े विजन में देखेंगे तो फायदा हुआ। कबाड़िए से नहीं पैसे मिले कोई मसला नहीं है, कस्टमर को बेच के ज्यादा पैसे ले लेंगे। नहीं बात समझ लगी? तो बच्चों ये उस बंदे की नजर में हमें नुकसान हुआ है। क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। क्यों? अगर ये यूनिट खराब हो जाते तो 290 रुपए और मिल जाते। कहां से? कबाड़िए से। वो नहीं मिल पाए। ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्यों नहीं मिल पाए? क्योंकि वो जो यूनिट खराब होने थे वो हो ही नहीं पाए। यहां तक की बात में लगी। अब आगे चलते हैं अब नॉर्मल गेन की तरफ। अब नॉर्मल गेन में बच्चों दो प्रोसेस में नॉर्मल गेन हुआ है। कौन कौन से? प्रोसेस 1 और प्रोसेस 3 से। अब जरा दोबारा देखो, प्रोसेस 1 में डेबिट साइड पे आ रहा है नॉर्मल गेन। तो अब नॉर्मल गेन अकाउंट में किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पे। कितने यूनिट्स हैं? 500। अमाउंट कितनी है? 375। ये क्लियर? प्रोसेस 3 अब नॉर्मल गेन कितना है? 800। कितना? कितनी वैल्यू है? 2456। यहाँ तक की बात में लगी बच्चों? तो मुझे बताओ ये वैल्यू समझ आ रही? वहां पे डेबिट हो रही है तो यहाँ पे क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। वहां पे क्या हो रही है? डेबिट। तो यहाँ पे क्या हो रही है? क्रेडिट। अब इनको टोटल करो तो क्या बनता है? 1300। ये 1300 यूनिट वो हैं जो सही सही बने हैं या खराब बने? सही सही बने हैं। अब यहाँ पे बच्चों 1300 यूनिट आ रहे हैं, लेकिन क्या ये 1300 यूनिट कबाड़िए को बेचेंगे? तो 1300 यूनिट कबाड़िए को नहीं बेचेंगे। अब यहाँ पे बच्चों यूनिट आ रहे हैं क्रेडिट साइड पे, तो इसका मतलब है डेबिट साइड पे भी यूनिट आने चाहिए, तभी तो अकाउंट बैलेंस होगा। ऐसी है ना? वो जो 1300 यूनिट बच्चों ऊपर बचे हुए थे, ऊपर क्या हो रहे थे? नॉर्मल अकाउंट में क्या हो रहे थे? क्रेडिट। वो इस अकाउंट में आके क्या हो जाएंगे? डेबिट। नहीं समझ आई बात? तो 1300 यूनिट बच्चों यहाँ पे आ रहे हैं और 1300 यूनिट ही क्या कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे आएंगे। तो यूनिट यूनिट पूरे हो गए। अच्छा अगला पॉइंट है। हाँ मैं बताता हूँ। ये आपकी टोटल ये आपकी टोटल खुशी है। मतलब ये यूनिट हकीकत में खराब होने थे, खराब हुए नहीं। टोटल खुशी आपकी कितनी है जी? 2831 रुपए की बचत हुई है आपकी। कितनी बचत हुई है? 2831 रुपए की बचत हुई है। लेकिन वो जो क्लर्क बैठा हुआ है ना उस डिपार्टमेंट में, उसके मुताबिक 290 रुपए का नुकसान हुआ है। कैसे? कि अगर वो कबाड़िए को बेचते तो कितने पैसे मिल जाते कबाड़िए से? 290। वो चूंकि बेचे नहीं तो पैसे मिले नहीं। तो टोटल खुशी आपको हुई है 2831 की। लेकिन उस मनहूस की वजह से जो दुख मिला है वो कितना है? 290 का। तो नेट खुशी कितनी है? 2541। नहीं बात सुन रही? 2831 रुपए का नुकसान हमारा होने से बच गया। डेट इज इनकम। जो नुकसान होना था वो होने से बच गया, डेट इज इनकम। लेकिन अगर वो नुकसान होता तो कुछ ना कुछ कबाड़िए से मिल जाने थे, अब वो नहीं मिलेंगे। कितने मिल जाने थे? 290। भाई 2831 रुपये बच गया, 290 रुपये जो हमें कबाड़िए से मिलना था वो नहीं मिला। तो नेट हमारा गेन फिर कितना बनता? 2541। ये इस अकाउंट में डेबिट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा? क्रेडिट होगा। नहीं पल्लेगा, नहीं पल्लेगा।
याद रखना बच्चों, अबनॉर्मल गेन के यूनिट्स हमेशा नॉर्मल लॉस से निकलेंगे। अबनॉर्मल गेन के यूनिट्स हमेशा कहां से निकलेंगे? क्योंकि नॉर्मल लॉस में ऐसे यूनिट्स होंगे जो कभी सेल नहीं हो सकते। वो यूनिट्स वहां से निकल के हमेशा नॉर्मल गेन में आएंगे। अब नॉर्मल गेन में डेबिट साइड पे यूनिट कभी नहीं आ सकते सिवाय नॉर्मल लॉस। ये बात समझ आइए जी। हाँ, कबाड़ी को एक्चुअल में वही बेचेंगे जो एक्चुअल में खराब हुए। वो है, वो नीचे है ना, वो नीचे अकाउंट आ रहा है। वो भी हमने पढ़ना। अभी हमने किसकी बात की है बता? नॉर्मल लॉस की और अब नॉर्मल गेन की बात। वो भी खराब होंगे, वो भी कबाड़ी को बेचेंगे। हाँ देखो, अब कबाड़िए के एंगल से सोचो। कबाड़िए को पता है कि ये नॉर्मल लॉस है, ये नॉर्मल लॉस है। कबाड़ी के लिए होने का भाईजान भी खराब है, भी खराब है, भी 200 रुपये लो, भी 200 लो। ये तो हमें पता है ना कि यार इतने यूनिट खराब होने चाहिए थे, इससे ज्यादा हो गए हैं, तो ये अब नॉर्मल लॉस है। ये तो हमारी कैलकुलेशन है ना। कबाड़ी के लिए तो दोनों के रेट सेम है। तो कबाड़ी नॉर्मल लॉस का भी 200 रुपये देगा और अब नॉर्मल का भी 200 रुपये देगा। ठीक है ना? मतलब देखो, आप ये जो दीवार है, इस दीवार पे मिस्त्री से कहते हैं कि यार प्लस्तर कर दो। प्लस्तर कर दिया आपने। जिंदगी में कई मतलब दफा घर में काम करवाया है और कई दफा दीवारों के ऊपर प्लस्तर करवाया है। आपके दिमाग में है कि यार जब प्लस्तर करता है ना तो सीमेंट थोड़ा सा नीचे जाया हो ही जाता है, वो गिर जाता है, खराब हो जाता है, वो किसी काम के काबिल नहीं है। तो वो नॉर्मल लॉस है। वो क्या है? नॉर्मल लॉस है। आपके दिमाग में होता है कि यार अगर दीवार पे प्लस्तर कराना ना, इतना सीमेंट तो जाया हो जाएगा। ये तो दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा। आपने एक दिन काम कराना शुरू किया तो आपको पता लगा जिस दीवार के ऊपर जनाब आप काम करा तो नीचे ढेरियां लगी हुई थी सीमेंट की। तो ये क्या है? आप कहेंगे क्या किया है? मेरा भाईजान थोड़ी कंध ही नहीं सीधी। वो कहते तेरा दिमाग ठीक है, इन्ने फ्लोर बने पे ने, कंध सीधी है तो फ्लोर बने पे ने, क्या मैं टेढ़ी कंध होता क्या मैं आगे छत बन सकती है? तो सारा कुछ होता है। चवल मार रहा है और उसने अच्छा खासा सीमेंट जाया कर दिया। ठीक हो गया? वो जो अच्छा खासा उसने सीमेंट जाया कर दिया, जाया तो पहले भी हो रहा था, जाया अब भी हो रहा है। ये बात समझ लगी कि नहीं लगी? वो जो आपकी उम्मीद से ज्यादा जाया हुआ है वो क्या है? वो अब नॉर्मल लॉस। वो नहीं होना चाहिए था, वो आपकी मिसमैनेजमेंट की वजह से जाया हुआ। क्यों? आपने बंदा सही नहीं लगाया। अच्छा, फिर आप उस स्क्रैप के तौर पर उठा देते हैं, एक बंदा आता है वो आके जाया शुदा जो सीमेंट है वो ले जाता है और उसके आपको कुछ ना कुछ पैसे दे रहे थे। तो उसके लिए अब आप उसको बता सकते हैं कि भाईजान ए वाला सीमेंट नॉर्मल लॉस वाला था, ए नॉर्मल लॉस वाला है? नहीं, आपके दिमाग में नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस का कंसेप्ट है, कबाड़ी के दिमाग में नहीं है। हाँ, वो इस दफा कबाड़िया खुश होगा यार, पहले थोड़े को किलो 2 किलो सीमेंट लैके जाना है, यार की तो माशाल्लाह 50 किलो सीमेंट लैके चलना। बात समझ लगी? तो कबाड़ी ने सबका रेट एक ही देना है आप। ये बात समझ लगी? अच्छा, अब एक सवाल में अब नॉर्मल लॉस हुआ था एक पॉइंट में, वो किस में हुआ था? प्रोसेस 2 में। प्रोसेस 2 में कितने यूनिट खराब हुए थे? 650 एक्स्ट्रा खराब हुए थे, हमारी उम्मीद से ज्यादा खराब हुए थे। और उसका खर्चा कितना आया था? 1112। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो अब नॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या होगा? डेबिट। ये बात समझ लगी? अब ये 650 यूनिट भी हम कबाड़िए को बेचेंगे क्योंकि खराब है। किसको बेचेंगे? कबाड़िए को। प्रोसेस 2 के हैं ये। प्रोसेस किसके हैं जी? प्रोसेस 2 में एक यूनिट कितने रुपए का कबाड़िए को देंगे? 200 रुपए का। तो बच्चों 650 यूनिट को 200 से मल्टीप्लाई करें तो कबाड़िया हमें पैसे देगा 130। याद रखना, अब नॉर्मल गेन में कबाड़िए से पैसे कोई नहीं लेने। अब नॉर्मल गेन की दोनों साइडें देख लो, कहीं पे कैश नहीं लिखा हुआ। अब नॉर्मल गेन में कहीं पे कैश नजर नहीं आ रहा। क्यों बोला? क्योंकि कबाड़िए को बेचा ही नहीं। आपको कैश कहाँ कहाँ नजर आएगा? नॉर्मल लॉस में नजर आएगा। और नॉर्मल लॉस में भी एक्चुअल यूनिट जो कबाड़िए को देंगे उसके अगेंस्ट कैश नजर आएगा। ये जो 1300 यूनिट थे ये खराब नहीं थे, इसलिए कबाड़ी को देकर पैसे नहीं ले सके। ठीक हो गया? अब नॉर्मल लॉस में 650 के 650 खराब हुए हैं तो कबाड़ियों को देके पैसे ले लेंगे। अच्छा, हमारा नुकसान कितना हुआ है? 1112 का। लेकिन कबाड़िए से पैसे कितने मिले? 130। तो नेट हमारा नुकसान कितना हुआ? 982 का। ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला।
अब बच्चों ये नुकसान अगर हमने यहाँ पे ना लिखा होता तो ये कहाँ चला जाता? ये नुकसान 1112 का अगर हमने यहाँ पे ना लिखा होता तो ये कहाँ चला जाता? सोचो 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 सोचो। प्रॉफिट एंड लॉस में तो हम निकाल रहे हैं, अगर इधर होता ही ना तो प्रॉफिट एंड लॉस फिगर कितों आनी सी? अगर 1112 यहाँ पे ना लिखा होता तो कहाँ चला जाता? ये आउटपुट में चला जाता। सोचो 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 सोचो। देखो आपने लॉजिक याद रखनी है बच्चों, लॉजिक याद रहेगी ना। अगर ये 1112 यहाँ ना होता तो ये अकाउंट तो टैली होना था ना। ये 1112 फिर किसके अंदर होता? इसके अंदर होता, अकाउंट तो टैली होना था। तो वो आपके आउटपुट में चला जाता और आउटपुट के वैल्यू अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल में चली जाती। तो क्या मतलब है, अब नॉर्मल लॉस अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल में ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर रिकॉर्ड हो चुका होता। तो हमने क्या किया, उसको आउटपुट में शामिल होने से बचा लिया, उसको क्या किया, अलहदा रिकॉर्ड किया। अलहदा रिकॉर्ड करने के बाद उसको नीचे लेके आए, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन की तो 1112 हमने यहाँ पे लिखा, कबाड़िए को बेचे 130 रुपये वहां से आए। तो बच्चों नेट हमारा नुकसान कितना हुआ, 982 का। इसका मतलब क्या है, जब हम इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे बनाएंगे, अब जरा सोच समझ के बच्चों, 1112 का लॉस होना चाहिए था। वो तो अल्लाह भला करे कबाड़िए का, वो हमें कुछ पैसे दे गया, अगर वो ना दे के जाता तो ये 1112 सारे का सारा क्या होता, लॉस ही होता, सीधी सी बात है। अब वो कितने पैसे दे के गया कबाड़िया में, 130 रुपये। तो बच्चों 1112 में से 130 रुपये यहाँ पे क्या करे थे, माइनस कर रहे थे। बाकी का 982 लॉस यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे माइनस करे। क्या ये बात सुन लगी? तो नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस में से माइनस, सॉरी, अब नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू अब नॉर्मल लॉस के कॉस्ट में से माइनस होगी। नॉर्मल लॉस का खर्चा चूंकि कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर है, तो नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू भी कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस होगी। अब ये लॉजिक समझ आ गया कि नहीं आई? नहीं पलेगा, नहीं पलेगा, ठीक है ना जी। हाँ देखो ना, अल्टीमेटली मेरी बात सुनो, ये जो प्रोडक्ट प्रोसेस 3 में से जो 16,000 यूनिट है, ये कहाँ गए, कहाँ गए, फिनिश गुड्स में। और ये फिनिश गुड्स जब सेल होंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट फिनिश गुड्स क्रेडिट, तो वो कहाँ चले जाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल में जाएंगे। अब ये सोचो, ये 49,114 में क्या तीनों प्रोसेसेस की स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस हो चुकी है? माइनस हो चुकी है। कैसे वाला, जरा गौर से देखो, ये जो पर यूनिट कॉस्ट निकाली है इसमें स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस की माइनस हुई है। ये जो पर यूनिट कॉस्ट निकाली है इसमें नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दी थी। ये जो पर यूनिट कॉस्ट निकाली है इसमें नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दी थी, तभी तो कॉस्ट कम आई है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आपके पास ये खर्चा लिखा हुआ 49,114, इस खर्चे में तीनों प्रोसेस के नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू आप माइनस कर चुके हैं। ये पॉइंट समझ गया? तो बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल में जो खर्चे आ रहे होते हैं उसमें नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू माइनस हो चुकी होती है, और अब नॉर्मल लॉस की जो खर्चे हैं वो ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे आएंगे और उसमें उसकी स्क्रैप वैल्यू माइनस होगी जो कबाड़िए से पैसे मिलेंगे। तो अल्टीमेटली ये कॉस्ट घूम घुमा के इनकम स्टेटमेंट में कहाँ कहाँ जाके फिट होगी, ये बात समझ आ गई? कितनी समझ आई? ठीक है जी। तो बच्चों ये आप आज मैंने आपको पहला सवाल करवाया, कौन सा, इस सवाल में ना ओपनिंग स्टॉक था ना क्लोजिंग स्टॉक था। इस सवाल में क्या थे, नॉर्मल लॉसेस थे, अब नॉर्मल लॉसेस थे और अब नॉर्मल गेन। यहाँ तक की बात समझ लगी है? एक सवाल बच्चों मैंने आपको करवाया है और ये कॉम्प्रिहेंसिव सवाल था, इसमें हर तरह का सवाल जो कंसेप्ट डिस्कस हो गया है। 16 नंबर का सवाल आया था। एक सवाल आपने घर जाके करना है, एक सवाल आपने घर जाके करना है, कौन सा है जी, आटम 2003 का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। आपके पास मेरा ख्याल है फाइल होगी 2001 से लेकर 2023 तक के तमाम पास पेपर की फाइल है, उसमें आटम 2030 का 2003 का सवाल निकाल के क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका नाम है टाटा कूल्स। ठीक है जी, वो निकाल के आपने सॉल्व कर लेना घर जाकर। ठीक हो गया?
और साथ साथ सीवीपी के सवाल करो, क्योंकि वो आपने चूंकि अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ा हुआ है, उसके जितने भी एक्स्ट्रा सवाल आपको मिलते हैं, जो आपने कर लिए वो तो ठीक है, जो एक्स्ट्रा सवाल आपको मिलता है ना एवं रैंडम किस्म का, उसको ट्राई करके कोशिश करें होता है कि नहीं होता। देखिए मैं तो आपको ये कहूँगा कि 2020 से लेकर ना 2023 तक के सारे पास पेपर आपने करने हैं, 20 से 23 तक। हाँ 20 से 23 में ये थोड़ा सा मसला आएगा, 20-21 के आटम तक, क्योंकि आटम के बाद आपकी ना वो अटम वो चेंज हो गई थी, पॉलिसी चेंज हुई थी, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो अभी आपके सिलेबस में से निकल चुके हैं। फॉर एग्जांपल कैश बजट का कुछ सवाल आपका नजर आ रहा होगा, वो आपने नहीं करना। कोई एनपीवी निकालनी होगी, आईआरआर निकालना होगा, वो उस तरह के वो बजटिंग के सवाल होंगे, वो आपने नहीं करने। ठीक है, तो वो आपको सवाल ऐसे मिल जाएंगे जो आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं होंगे, वो नहीं करने। मतलब आपने अपने टॉपिक को फोकस करना है, सीवीपी का सवाल ढूंढना बस, वो आपने करना। ठीक हो गया जी, वो आप करें। बाकी प्रोसेस काउंट इंशाल्लाह कल अपने पीक पे होगा। तो लगी जी, एक सवाल मैंने करवाया, एक आपने करना। नॉर्मल लॉस का क्या करना है समझ आ गया, सक्राई वैल्यू का क्या करना समझ आ गया। अब नॉर्मल लॉस का क्या करना है, उसकी सक्राई वैल्यू का क्या करना है, और नीचे जो यूनिट्स आने हैं उसमें प्लस कब करेंगे, माइनस कब करेंगे, ऊपर माइनस हमेशा नॉर्मल लॉस की सक्राई वैल्यू होनी है। अब नॉर्मल लॉस का कुछ नहीं करना। ये छोटी सी बातें आपने याद रखनी है, कल इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।